स्टार्ट करते हैं। और कल हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था एंड दैट वाज अबाउट द ओरिएंटेशन। मेरे ख्याल से आप लोगों ने वो देख ली होगी कि उसमें क्या था और क्या करना था और क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपना पेपर पास करने के लिए। कल हमने काफ़ी मोटिवेशनल डिस्कशन भी की थी कि आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए जो चीज़ चाहिए वो क्या है, डिसिप्लिन होना है। डिसिप्लिन है तो आप क्या होंगे, कामयाब होंगे। चाहे टैक्स है, चाहे रिपोर्टिंग है, चाहे सीफैप है या दुनिया में कोई भी आपका मसला होगा, आप डिसिप्लिन है कामयाब हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए। अब इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे अपना इनकम टैक्स, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, सेल्स टैक्स में जाएंगे। अब इनकम टैक्स में आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि नाउ वी आर डीलिंग विद एमसीक्यूज़। जो हमारा पेपर पैटर्न है वो मॉडल पेपर डिस्कस करने का मकसद ही यही था कि हमें पता हो कि हमारे कौन से सवाल आने हैं, किस तरह के सवाल आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू। तो अब हमारे लिए हर चीज़ जो है वो क्या होगी, इम्पॉर्टेंट जो है वो होती रहेगी। देखें, टैक्स का पेपर पास करना ना बहुत आसान है। अगर आप उसको तरीके से लेके चलते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। बड़ा डिफाइंड एरिया है आपको जो पेपर पास करवाएगा। जब हमने सिलेबस की बात की थी, जो हमारा ग्रेड ए था बेसिकली, जिसमें हमारे 3 चैप्टर्स आते हैं बेसिकली, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है और एथिक्स है। इसकी जो ऑफिशियल वेटेज है वो 5 से 10 नंबर की है। उसके बाद हमारा सेल्स टैक्स है जो हमारा ग्रेड डी बन रहा था, इसकी वेटेज जो है वो 20 से 30 नंबर की है। फिर हमारा इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स में 2 है, एक कंप्लाइंस है और एक चार्जेबिलिटी है। हम अगर चार्जेबिलिटी वाले में आए, जो हमारा ग्रेड बी बनता है जिसकी वेटेज अप टू 60 मार्क्स है, ये अगर हम 3 ग्रेड को पकड़ें, सिर्फ ये 3 ग्रेड में से आपका पेपर मैक्सिमम निकलना है जो आप पास करेंगे। ऑन एवरेज इस ग्रेड में से आपको हिस्टोरिकली 8 नंबर का सवाल जो है वो आएगा ही आएगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग 1 या 2 एमसीक्यूज आ जाएंगे, एक 4 नंबर का सवाल हमें आ जाएगा, तो 4 से 8 नंबर हमें यहाँ पे मिलने हैं। सेल्स टैक्स की अगर हम बात करें तो सेल्स टैक्स में से आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपको ऑन एवरेज 28 मार्क्स का पेपर इसमें से आना ही आना है। जो हमारा एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है वहाँ पे आपको इसका एक लॉन्ग न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है, जो एवरेज आपको 16 से 18 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा। और आपको इसमें से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है, जो 2 पार्ट्स में होगा, गालिबन ये भी कोई 8 से 12 नंबर का होगा। ये कंफर्म एरिया आपको आना है। और अगर हम इनकम टैक्स की चार्जेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हमारा एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या कहते हैं? इनकम फ्रॉम बिजनेस। इस इनकम फ्रॉम बिजनेस में से आपको मिनिमम 20 मार्क्स आने हैं। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो 50 से 58 नंबर जो हैं वो आपके पेपर में सिर्फ इन 3 एरियाज में से निकल रहे हैं। क्लियर कट है, 50 से 58 नंबर जो हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ इन 3 एरियाज में से निकल रहे हैं। तो यही आपका पेपर पास करवाएगा और यही आपका पेपर जो है वो क्या करवाएगा, फेल करवा रहा होगा। जब भी आप रिज़ल्ट के बाद ख़ास तौर के ऊपर कभी एनालिसिस करें या जो बच्चे फेल होते हैं उनसे पूछें, इनमें कोई ना कोई उसने पंगा किया होगा, या तो उसका सेल्स टैक्स वीक होगा या उसका बिज़नेस वीक होगा। तो ये कंफर्म उसने यहाँ पे कुछ ना कुछ कांड किया होता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, अल्टीमेटली फेल हो रहा होता है। यही एरिया आपको पास करवाने वाला है और यही एरिया क्या करेगा, आपको फेल करवाएगा। तो हमने इसी तरह से क्या करना है, फोकस करना है। तो हम इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे और इनकम टैक्स में से आप देखेंगे कि हम जल्दी अपनी बेस डेवलप करेंगे और हमने मेन फोकस करना है ड्राफ्टिंग के ऊपर, लिखना।
आपने किस तरह चीज़ों को ड्राफ्ट करना है, किस तरह लिखना है, किस तरह इंटरप्रेट करना है, कहानी क्या कहती है, ये चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है। फिर ही रह क्या होगा, हमारा पेपर जो है पास हो रहा होगा। तो जो बुक चूँकि मेरी अपनी होगी और उसी से हम क्या करेंगे, चीज़ों को लेके चलेंगे और सॉल्व कर रहे होंगे क्या है और किस तरह से है, हम इसको देख रहे होंगे। तो कुछ हम इनकम टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपसे वो कोई बात नहीं करूँगा कि ये ऑर्डिनेंस है, इतने इसके सेक्शंस हैं, इतने इसके स्केड्यूल्स हैं, ये हैं, ये बात करके हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। हम चलेंगे कहानी सिंपल टू द पॉइंट, जो हमें चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा मकसद पेपर पास करना है। अभी हम एज ऑफ नाउ लॉ को अंडरस्टैंड करने नहीं बैठे हुए कि सेक्शंस क्या हैं, कितने हैं, सब सेक्शंस कितने हैं, ऑर्डिनेंस क्या है, रूल्स क्या हैं, कितने रूल्स हैं। दीज आर इररेलेवेंट थिंग राइट नाउ फॉर अस। हमारा मकसद क्या है, हमने सिर्फ क्या करना है, पेपर पास करना है। तो चूंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स, 2 ग्रिड्स हैं, 70% हमारा एरिया जो है वो इसमें से आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम किसे कहते हैं, उसको ज़रा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इनकम क्या होती है और क्या नहीं होती। मैं आपको पूरा सेशन जो है वो बुक से ही करवाऊँगा, स्लाइड से नहीं करवाऊँगा, ताकि बुक से करें। आप यहाँ पे देखें कि लेक्चर क्या ले रहे हैं, बुक पे आप हाईलाइट करें ताकि आपकी तैयारी जो है वो हो जाए। अदरवाइज़ मैं स्लाइड से करवाता हूँ, आप जाके बुक से मैच करते हैं, फिर आप मैच कर नहीं पाते, क्या क्या होती चीज़ें आपकी रह जाती हैं। तो हम सारा सेशन कहाँ पे करेंगे, अपनी बुक से ही कर रहे होंगे, बुक पे लिखेंगे, सारा कुछ करेंगे ताकि आपकी नोटिंग जो है वो भी उस तरह से इम्पॉर्टेंटली हो जाए कि ये चीज़ जो है आपने यहाँ करनी है, ये चीज़ पहले करनी है किताब पे, इस किताब में इस चीज़ कैसे लिंक हो रहा है, हम सारा कुछ जो है वो बुक से कर रहे होंगे। तो बात करते हैं कि इनकम किसे कहते हैं। अगर हम देखें इसका उर्दू तर्जमा करें तो इनकम का मतलब क्या होगा हमारा, बेसिकली आमदनी, कि जो हमारी आमदनी है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, इनकम कह रहे होते हैं। लेकिन टैक्स में इनकम की डेफिनेशन एक्सप्लेन्ड है कि इनकम सिर्फ आमदनी नहीं होती बल्कि बाकी चीज़ें भी इनकम में शामिल हैं। अब क्या है इनकम, इनकम इंक्लूड्स, इनकम में क्या कुछ शामिल है, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। जो हम लॉ पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी रकम जिसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो आपकी क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। जैसे सैलरी, उस पर टैक्स लेंगे, आपके प्रॉफिट्स हैं उस पर टैक्स लेंगे, आपको रेंट मिल रहा है आप उसके ऊपर टैक्स लेंगे, आपको गेन्स हुए हैं आप उसके ऊपर टैक्स लेंगे। तो कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी, आपकी इनकम जो है वो कहला रही होगी। उसके अलावा कोई भी अमाउंट जिसको पे करते हुए आप टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं एफटीआर में, डिविडेंड है, प्रॉफिट ऑन डेट है, रॉयल्टी है, वो क्या कहलाएगी, आपकी इनकम कहलाएगी। या कोई भी अमाउंट जिसको इस ऑर्डिनेंस ने कह दिया कि आपकी ये इनकम ट्रीट होगी वो आपकी इनकम है। जैसे आपको प्राइजेज़ मिलते हैं, आप फहद मुस्तफ़ा के शो में जाते हैं, डांस करते हैं, आप इनाम जीत के ले आते हैं, प्राइज़ है, इन्होंने कह दिया कि प्राइस आपकी इनकम है, बेशक आपको फ्री में मिला है बट ये क्या मानेंगे, आपकी इनकम मान रहे होंगे। और जो लॉसेस वगैरह होते हैं वो भी आपकी इनकम का पार्ट ही होते हैं। हम थ्रू आउट द सेशन बात करेंगे 3 टर्म्स की जो मैं बताऊंगा। एक है रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब है कि भाई तुमने यहाँ पे पढ़ ली है, ओके दैट्स इनफ फॉर यू, पेपर में इसके आने के चांसेस नहीं है। जैसे ये इनकम की डेफिनेशन है, पेपर में वो कभी भी आपसे डिफाइन इनकम पूछ के फेल नहीं करेगा, वो इनकम की कैलकुलेशंस करवा के फेल करेगा। तो ये डेफिनेशन क्या है आपके लिए, रीड ओनली है। एक हम टर्म पढ़ेंगे क्रैमिंग वाली, मैं आपको बता दूंगा यार ये चीज़ जो है वो क्रैम करने वाली है। जो चीज़ क्रैम करने वाली होगी आप इसको रटा मार रहे हैं। और टैक्स में ना पूरा इनकम टैक्स के चैप्टर 1 से स्टार्ट करके हमारी किताब के लास्ट चैप्टर तक 10 चीज़ें क्रैम करने वाली नहीं है। क्रैमिंग का मतलब है रटा मारना, जिसको आप कहते हैं थ्योरी कौन सी, रटा मारने वाली। टैक्स में रटा मारने वाली चीज़ कोई नहीं आती। और थर्ड जो है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि यार ये चीज़ जो है ये कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे। जो लर्निंग वाला एरिया होगा बेसिकली इसमें से हमारे क्या आती हैं, इसमें से हमारे एप्लीकेशन बेस्ड और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन दोनों आएंगे।
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि हमें सिनेरियो आ जाएगा, हमने उससे क्या करना है, रिलेट करना होगा। और नॉलेज बेस्ड का मतलब क्या होगा कि हमने उसने 5 बातें पूछी हैं, हमने 5 बातें जो हैं वो लिख देनी है। जैसे कहते हैं जी रेवेन्यू के ऑब्जेक्टिव्स बताएं, 5 ऑब्जेक्टिव, आप वो 5 लिख देंगे, लिस्ट डाउन करेंगे, सिनेरियो बेस्ड नहीं होगा, लिखेंगे आप उसको अपनी लैंग्वेज में। ये नहीं कि क्रैम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड आप क्रैम नहीं करेंगे, अब अपनी ही वर्ड्स में वही बात थोड़ी घुमा फिरा के लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। जहाँ पे क्रैमिंग आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, तो आपने हाईलाइट जो है वो करते रहना है। तो इनकम की डेफिनेशन जो है वो तो हमें लग गई पता कि यार इनकम क्या है, जिसके ऊपर टैक्स हम पे कर रहे हैं वो इनकम है, तो ये याद नहीं करनी। अब सवाल ये है, जब हम इनकम की बात करते हैं तो हमने इस इनकम के कुछ सोर्सेज जो है वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि ये हमारे इनकम के कौन से ज़राए हैं, हम कहाँ कहाँ से इनकम कमा सकते हैं, जिनको हम हेड्स ऑफ इनकम कहते हैं। आप कोई भी इनकम का नाम लें, वो हमारे 5 हेड्स में ही फॉल करेगी, जिनको हम क्या कहते हैं, बेसिकली हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, हमारे पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स होगा, हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। आप इन सब को जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास टोटल इनकम आ रही होगी। आप किसी भी इनकम का नाम लें वो इसी 5 में फॉल कर रही होगी। आप कहते हैं जी मैं मैनेजर हूँ, मुझे तनख्वाह मिल रही है, इनकम फ्रॉम सैलरी। आप कहते हैं जी मैं ऑडिटर हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है 2.5 लाख रुपया, कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में। आप कहते हैं जी मैं वकील हूँ, मैं क्लाइंट को सर्विसेज दे रहा हूँ, वकील है, अपना चैम्बर है, कारोबार कर रहे हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। आप कहते हैं जी मैं वकील हूँ लेकिन मैं कॉर्पोरेट वकील हूँ, मैं सुनानी कंपनी के लॉ विंग में काम कर रहा हूँ, सैलरी मिल रही है, कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी। आप कहते हैं जी मैंने प्लाटों पे कब्जे किए हुए हैं, अब मैं घर बना के रेंट पे दे रहा हूँ, तो भाई रेंट आपको मिल रहा है, कहाँ जाएगा, आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। आपके पास दुकान है, किराए पे दी हुई है, कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी। आपके पास घर है, घर किराए पे दिया हुआ है, कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जा रहा होगा। आप कहते हैं नहीं मैं दुकान चला रहा हूँ, बिजनेस है। आप कहते हैं मैं कॉलेज चला रहा हूँ, बिजनेस है। आप कहते हैं कि जी मेरा कोई इंस्टीट्यूट है, बिजनेस है। फैक्ट्री है, बिजनेस है। ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बिजनेस है। आप पहले घर में बेकिंग करते थे, अब आपने उसी बेकिंग का एक पेज बना लिया और आप केक्स बना के मार्केट में बेच रहे हैं, डैट इज़ योर इनकम फ्रॉम बिजनेस कंसिडर होगी। आप एसेट बेचना शुरू हो गए हैं, आपको घड़ी गिफ्ट में दी, आपने घड़ी बेच दी, पैसे आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये कैपिटल गेंस में जाएंगे। आपको फ्लैट मिले, आपने फ्लैट बेच दिए, कहाँ जाएंगे, कैपिटल गेंस में जाएंगे। आपको शेयर्स मिले, आपने शेयर्स बेच दिए, प्रॉफिट तो होगा, जाहिर सी बात है, मुझे घड़ी मिली है, मैंने घड़ी बेची है तो कहाँ जाऊँगा, नहीं प्रॉफिट लूँगा। यार क्या हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, सुप्रीम कमांडर आ गए हमारे आजकल, तो प्रॉफिट हुए, जाहिर सी बात है, कैपिटल गेंस है। आपके पास घर है, मैंने एक प्लॉट 5 साल पहले लिया था, जाहिर सी बात है बेचूंगा, प्लॉट को गेन ही होगा मुझे, कहाँ जाएगा, कैपिटल गेन जाएगा। और अगर आपके पास कोई पैसे हैं जो इन चारों में कहीं नहीं आ रहे, कहाँ जाएंगे, अदर सोर्स में। जैसे आप सदका खा लेते हैं, सदके खा रहे हैं, कहाँ जाएगी, ये अदर सोर्स में। आपका अकाउंट है और आपके अकाउंट में ना रोज़ हर घंटे बाद कोई 120 रुपये आ रहे हैं, कभी 240 रुपीज़ आ रहे हैं, कभी 300 रुपये आ रहे हैं, कभी 400 रुपये आ रहा है। तो एक दिन ना आपको पकड़ लेते हैं, हाँ भाई कहाँ से पैसे, तुम हो कौन। लगता है पता कि भाई आप तो सवा लोड वाली हैं, जब आपके पैसे आ रहे हैं, कौन सा आपका, ये अदर सोर्स है। टैक्स वालों को लीगैलिटी से कोई मतलब नहीं है कि लीगल है कि इलीगल है, टैक्स वालों को लीगैलिटी से कोई मतलब नहीं है, पैसा लीगल आ रहा है या इलीगल आ रहा है, इनको है पैसा आ रहा है, टैक्स तो 5 हेड्स हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेन्स और अदर। नेम इनकम कोई भी बताएं वो इन 5 में फॉल करेगी। आपको बड़ा शौक चढ़ा है कि जी मैंने भी बनना है, फैमिली व्लॉगर बन जाना है और फैमिली व्लॉगिंग करके मैंने पैसे कमाने हैं, अदर सोर्स। चल पड़ोगा तो बिजनेस, ठीक है। आप इंस्टीट्यूट में आते हैं, उनसे पोर्टल ख़रीदते हैं, एक्सरे दिखा दिखू के, और बाद में वो पोर्टल आगे बेच रहे होते हैं स्लॉट्स लगा के 2-2 हज़ार रुपये का। लिया 6 में था और आपने 10 बंदों को बेचा हुआ 2-2 हज़ार रुपये का, तो जो आपने 14 कमाया है वो क्या है, आपकी अदर सोर्स है। तो आप किसी भी इनकम का नाम लें,
कहाँ जाएगी, इन पांचों हेड्स में क्या करेगी, फॉल कर रही होगी। जब हम इन पांचों को जमा कर लेंगे जिसे हम कहते हैं सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, तो मेरे पास क्या आएगी, टोटल इनकम जो है वो आ रही होगी। इस टोटल इनकम में से हम क्या करवाएंगे, हम लेस करवाएंगे अपने डिडक्टेबल अलाउंसेस। क्या होते हैं हम आगे जाके डिस्कस आउट करेंगे। हम इसको लेस करवाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास इसकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। मतलब ये वो इनकम है जिसके ऊपर हमने क्या करना होता है, टैक्स जो है वो पे करना होता है। ये वो इनकम है जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर हम टैक्स जो है वो पे कर रहे होंगे। गॉट इट। अब ये सारी जो इनकम हम लेके चल रहे हैं, रहमान पॉज करना। अब जाहिर सी बात है कि ये सारी हमने इनकम की कैलकुलेशन करनी है कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। किसके लिए, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हमने ये कैलकुलेट करनी है। अब अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अब अकाउंटिंग पढ़ के आ चुके होते हैं हम। अकाउंटिंग में अपना जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक साल का होता है कि एक साल में हमने कितनी सेल्स की, एक साल में हमने कितनी परचेज़ की। सेल्स में से हम परचेज़ लेस करते हैं, हमारे पास क्या आती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है। एक साल के एक्सपेंसेस जो हैं हम वो लेस करवाते हैं, तो मेरे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट आ रहा होता है। वो एक साल की इनकम होती है। तो जिस तरह वो सारा कुछ हम अकाउंटिंग में फॉर द ईयर कर रहे होते हैं, सेम गोज़ इन टैक्स। हम ये सारी इनकम की कैलकुलेशंस जो करेंगे वो किसके लिए करेंगे, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए करेंगे। वो जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे टैक्स ईयर। वहाँ पे आपने अकाउंटिंग ईयर पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पे क्या डिस्कस आउट करेंगे, टैक्स ईयर क्या होता है हम उसको देखेंगे। है एक साल ही है, ये क्या आपका एक साल ही है, लेकिन होता क्या है वो हमने यहाँ पे देखना है। अनलाइक अकाउंटिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर। एक होता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर, दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर, और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। एक नॉर्मल टैक्स ईयर है, एक स्पेशल टैक्स ईयर है, और तीसरा कौन सा है हमारे पास, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। इनको हमने एक्सप्लेन करना है। एमसीक्यूज इसमें से एक्सपेक्टेड है। वो टैक्स ईयर के एमसीक्यूज पूछ सकता है, बताएं टैक्स ईयर कौन सा है, ट्रांजिशनल है, स्पेशल है, नॉर्मल है। तो एमसीक्यूज के परस्पेक्टिव से दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले नॉर्मल टैक्स ईयर को। वो क्या होता है हम इसको देखते हैं। देखिए नॉर्मल टैक्स ईयर बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान में जो बंदा इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होगा उसका टैक्स ईयर हमेशा कौन सा होगा, नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। पाकिस्तान में बाय डिफ़ॉल्ट इनकम टैक्स में जो बंदा रजिस्टर्ड होगा, कंपनी है, एओपी है, पर्सन है, उसका टैक्स ईयर कौन सा है, नॉर्मल टैक्स ईयर है। नाउ व्हाट इज नॉर्मल टैक्स ईयर, ये वो पीरियड है विच एंड्स ऑन 30 जून। वो 12 महीने का अरसा जिसका इख्तिताम 30 जून पे हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, नॉर्मल टैक्स ईयर जो है वो कह रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू हुआ 1 जुलाई 2025 को, ख़त्म होगा 23 जून 2026 को। शुरू हुआ जुलाई 24 में, ख़त्म होगा 30 जून 25 को। शुरू हुआ 1 जुलाई 22 को, ख़त्म होगा 30 जून 23 को। शुरू हुआ 1 जुलाई 19 को, ख़त्म होगा 30 जून 20 को। तो ये वो पीरियड्स हैं जिनकी एंडिंग डेट 30 जून है। इनको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। पाकिस्तान में हर बंदे का टैक्स ईयर नॉर्मल यही है, हर बंदे का टैक्स ईयर क्या है, नॉर्मल यही है। सवाल ये है इसको हम डिनोट कैसे करेंगे भाई, टैक्स ईयर कौन सा है। जैसे ये साल अभी हम बैठे हुए हैं 2025 चल रहा है, 1 जनवरी 25 से 31 दिसंबर 25, मुझे पता है 25, अगला 26 है, पिछला 24 था, आज से 5 साल पहले 20 था, ये सारा हमें पता है। इनका हम कैसे फ़ैसला करेंगे,
इसका असूल है कि जिस साल का जून है वही टैक्स ईयर है। ये जून कौन सा है? 26 का, इसको हम कह देंगे टैक्स ईयर 26। ये कौन सा है? 25 का, ये हम कह देंगे टैक्स ईयर 25। ये कौन सा है? 23 का, ये कहलाएगा टैक्स ईयर 23। ये कौन सा है? 20 का, इसको हम क्या कह देंगे? टैक्स ईयर 20 कह रहे होंगे। तो नॉर्मल टैक्स ईयर का असूल क्या होता है? जो आपका जिस ईयर का जून है वही आपका ईयर शो हो रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि टैक्स ईयर 16 कौन सा होगा, तो मुझे पता है कि ये शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 15 को, ख़त्म हुआ होगा 16 को। वो कहता है जी टैक्स ईयर 29 कौन सा होगा, तो मुझे पता है 1 जुलाई 28 को शुरू हुआ होगा और 30 जून 29 को ख़त्म हुआ होगा। तो ये चीज़ आपने देखनी है। तो टैक्स ईयर जिस जून में एंड होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? उसी साल से हम इसको शो कर रहे होंगे, डिनोट जो है वो कर रहे होंगे। तो ये है हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर। अब इसके बाद है हमारे पास स्पेशल टैक्स ईयर। ज़रा हम उसको देखते हैं कि व्हाट इज़ स्पेशल टैक्स ईयर। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं व्हाट इज़ स्पेशल टैक्स ईयर। कुछ लोग बेसिकली बिज़नेस की ही बात करेंगे, ख़ास तौर पर कंपनीज़ की बात करेंगे यहाँ पे। कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो कहती हैं यार हमने टैक्स तो पे करना है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर हमने 30 जून तक टैक्स पे करना है तो आपको अपने एक तो अकाउंट्स क्लोज़ करने पड़ेंगे, इनकम की कैलकुलेशंस करनी है, अकाउंट्स क्लोज़ करेंगे, फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर पे करेंगे। कहते हैं हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मुझे बताएं अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं जहाँ पे आप एसी बना के बेचते हैं, एसी की सबसे ज़्यादा सेल्स जून में होंगी, दिसंबर में होंगी? जब जून में उस एसी वाली कंपनी की सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही हैं तो क्या उसके लिए पॉसिबल है कि जून में धड़ाधड़ सेल्स कर रहे हैं और अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, इनकम की कैलकुलेशन पे करें? पॉसिबल है? कुछ आपके होते हैं सीजनल बिजनेसेस जो डिपेंड ही सीज़न में करते हैं, जैसे आपका आम का बिज़नेस है, अगर आपकी कोई बाग है या फिर कंपनी है, या आपके कोई इस तरह के बिजनेसेस हैं जो सीजनल हैं। अब कहते हैं ये तो हमारा पिक सीज़न है काम करने का, यहाँ पे हमने काम करना है। आप कह रहे हो अकाउंट्स क्लोज करो, टैक्स जमा कराओ, मुश्किल है हमारे लिए। कुछ होते हैं जिनकी हेड ऑफिस पाकिस्तान से बाहर है, अमेरिका में है, एक कंपनी अमेरिका में है, उसने अपना ऑफशोर ऑफिस यहाँ पे खोला है या उसने अपनी ब्रांच यहाँ पे खोली है। अब उसका जो हेड ऑफिस है उसका ईयर है अकाउंटिंग 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। आपको वो कहते हैं जी यहाँ से यहाँ तक है, वो भी वो रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं कि यार मैच क्यों नहीं कर रहा, हम बखरे बैठे अकाउंटिंग की एंट्रियाँ पास कर रहे हैं, रिकनसाइल कर रहे हैं। पॉसिबल नहीं है। कहते हैं यार ये तो पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, हम वहाँ पे चल रहे हैं जनवरी से दिसंबर तक, तुम सही शुरू होते हो जुलाई से जाते हो जून तक, तुम्हारा कुछ और हमारा कुछ और। हालांकि कंपनी हमारी है, बहुत कंपनीज़ हैं, बहुत कंपनीज़ हैं, उनके हेड ऑफिस यहाँ पे हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं पाकिस्तान में लगे हुए हैं। जैसे एक डियोर है, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे लगा हुआ है, कंपनी कनाडा में बैठी हुई है वो। तो ये डिफरेंसेस है। कहते हैं यार उसको सेम करो ताकि हम जो सेंट्रलाइज अकाउंटिंग कर रहे हैं हमारे लिए आसानी पैदा हो। तो आप कहते हैं कि कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं या कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं, वो कहते हैं कि यार टैक्स वाले भाई आपको चाहिए इनकम, ठीक है, हम आपको 12 महीने की इनकम ही देंगे और आपको उस 12 महीने की इनकम के ऊपर ही टैक्स चाहिए, हम आपको उस 12 महीने की इनकम के ऊपर ही टैक्स देंगे, क्योंकि आप यहाँ पे भी 12 माह की इनकम लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स लेके जा रहे हैं। हम आपको 12 महीने की इनकम देंगे, हम आपको 12 महीने की इनकम के ऊपर टैक्स पे करेंगे, बट ये नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपने हेड ऑफिस का रिकनसाइल कर लें, हम चाहते हैं जो हमारा पीक सीजन है हम वहाँ पे काम करें, अपने अकाउंट क्लोज ना करें। तो आप उनके पास जाते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि हमें इनके अलावा हमारी मर्जी के 12 महीने जो हैं वो अलॉट कर दिए जाए। तो व्हाट इज स्पेशल टैक्स ईयर? स्पेशल टैक्स ईयर का मतलब है वो 12 मंथ्स विच आर अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। कौन से? जो नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा है वो क्या कहलाएगा? आपका हमेशा स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। इट डिपेंड्स, आपकी चॉइस के ऊपर है, आपकी नीड के ऊपर है, आपको क्या चाहिए था, आपने साबित किया और आपने अपना टैक्स ईयर चेंज करवा लिया ताकि आपका अकाउंटिंग मैकेनिज्म जो आपका सिस्टम है वो क्या हो जाए, बेहतर हो जाए, वो सही चल पाए, आपके रिकन्सिलिएशन हो जाए, आपके लिए ईज ऑफ बिजनेसेस हो, आप अपनी इनकम की कैलकुलेशन सही कर सकें, आप टैक्स सही कर सकें।
तो उसके लिए जो आपको अदर देन नॉर्मल अलॉट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, स्पेशल टैक्स ईयर जो है वो कहला रहा होगा। अब ये कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं शुरू होगा 1 जनवरी 2026 को, ख़त्म होगा 31 दिसंबर 26 को। आप कहते हैं शुरू होगा 1 अक्टूबर 2022 को, ख़त्म होगा 30 सितंबर 2023 को। आप कहते हैं 1 अप्रैल 20 को शुरू होगा और आप कहते हैं 31 मार्च 21 पे ख़त्म हो रहा है। आप कहते हैं 1 अगस्त 24 पे शुरू हुआ। आप कहते हैं 31 जुलाई 25 पे ख़त्म हो रहा है। आप कह सकते हैं 1 नवंबर 2023 में शुरू हुआ। आप कह सकते हैं 31 अक्टूबर 2024 में ख़त्म हो रहा है। तो ये कोई आप देखिए सारे 12 माह का अर्सा है, बट दीज आर अदर देन नॉर्मल। ये कौन से हैं, नॉर्मल के अलावा। तो जो नॉर्मल के अलावा होंगे हम उन्हें हमेशा क्या कहेंगे, हम उन्हें स्पेशल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। क्या कह रहे होंगे, स्पेशल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। अब सवाल ये है, इसका तो लग गया पता कि जिस साल का जून है उससे शो कर दो कि ये टैक्स ईयर है 26, 25, 19, 20 वट जो भी है। इनको कैसे डिनोट करना है, ये कैसे चलेगा पता। इसका असूल है ईयर एंड के बाद नेक्स्ट जून, कि जो ईयर एंड है उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट जून होगा आप हमेशा उसी से शो करेंगे। क्या, ईयर एंड के बाद जो वेरी नेक्स्ट जून होगा आप क्या करेंगे, आप हमेशा उसी से इसको शो करेंगे। अब ये देखिए ईयर एंड कब हुआ है, 31 दिसंबर 2026 को। अगला जून आ रहा है 2027 में। इससे मैं क्या कहूँगा, ये कहूँगा ये मेरा टैक्स ईयर 2027 है। ये ईयर एंड कब हुआ है, 30 सितंबर 2023। इसके बाद अगला जून आ रहा है 2024 में, तो मैं क्या कह दूंगा, टैक्स ईयर 2024। ये ख़त्म हुआ है 31 मार्च 2021। इसके बाद अगला जून का आ रहा है 21 में ही आ रहा है, इसको हम क्या कह देंगे, टैक्स ईयर 21 कह देंगे। ये ख़त्म हुआ है 31 जुलाई 2025 में, अब जुलाई में ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट जून कब आ रहा है, 26 में, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, टैक्स ईयर 2026। ये ख़त्म हुआ है 31 अक्टूबर 2024। नेक्स्ट जून कब आ रहा है, 25 में आ रहा है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, टैक्स ईयर 25 कहला रहा होगा। तो स्पेशल टैक्स ईयर को डिनोट करने का असूल क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है कि ईयर एंड के बाद जब आपका साल ख़त्म हो जाएगा, साल ख़त्म होने के बाद जो वेरी नेक्स्ट जून होगा, जिस साल का होगा आप हमेशा क्या करेंगे, उसी साल से इसको शो कर रहे होंगे। अगर वो अगला जून 26 का है तो 26 टैक्स ईयर है, 27 है तो 27 है, 20 है तो 20 है। आप क्या करेंगे, आप उसी से इसको हमेशा शो कर रहे होंगे। तो ये है आपका स्पेशल टैक्स ईयर। उसके बाद थर्ड है हमारे पास जो आएगा, उसको हम कहेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का मतलब क्या है वो देखें। ट्रांजिशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ चेंज। क्या, स्टेट ऑफ चेंज, कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे एंटर हो रहे हैं, तो वो जो स्टेट ऑफ चेंज है वो बीच में क्या है, ट्रांजिशन है। वो क्या है, ट्रांजिशन है। तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होगा वो हमने यहाँ पे देखना है। फॉर एग्जांपल आपका एग्जिस्टिंग टैक्स ईयर जो है ना, आप जहाँ पे मौजूद हैं आज के दिन, वो शुरू हो रहा है 1 जुलाई 24 पे, ख़त्म होगा 30 जून 25 के ऊपर। आप यहाँ पे खड़े हुए थे, आपने उनसे बात की, सर पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, बिज़नेस नेचर मेरी चेंज है, तो मुझे आप ना न्यू टैक्स ईयर अलॉट कर दें फ्यूचर में, जहाँ पे मैं आपके लिए क्या हूँ, फिजिबल हूँ। उसने आपने कहा जी कौन सा, आपने कहा जी मुझे चाहिए
यकम मार्च 26 से लेके 28 फेब 27, मेरा लिए सूटेबल ही यही है, ठीक है। आप करंट यहाँ पे हैं, ये आप आज हैं, फ्यूचर में यहाँ पे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जुलाई से लेके 30 जून 25 तक जो आपने इनकम कमाई, आप उस इनकम की कैलकुलेशन करेंगे, उस इनकम के ऊपर जो भी टैक्स होगा आप वो कैलकुलेट करेंगे और वो क्या कर देंगे, आप वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे। मतलब हुकूमत के पास टैक्स ईयर, ये 25 है ना, हुकूमत के पास टैक्स ईयर 25 का टैक्स जो है वो जमा हो जाएगा। डन। अब आपने टैक्स ईयर चेंज करवा लिया है, अब ये फ्यूचर है। मार्च से लेके फरवरी तक आप क्या करेंगे, जो भी अपनी इनकम जो है वो कमाएंगे, आप अपनी इनकम को कैलकुलेट करेंगे, उस इनकम के ऊपर जो भी आपका टैक्स बनेगा आप वो कैलकुलेट करेंगे और आप क्या कर देंगे, आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे। अभी देखें ये टैक्स ईयर है कौन सा, टैक्स ईयर 27, ठीक है। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को इनकम पर टैक्स मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन आप गौर से देखें, जब हम यहाँ से उठ के यहाँ पे गए हैं तो एक गैप आ गया, कौन सा, वो गैप है यकम जुलाई 2025 से लेके 29 फरवरी 2026। आप देखें ये वाला जो है आपके 8 महीने, 8वां बनते हैं ना गालिबन, क्या हमने इनकम नहीं कमाई? ये जो 8 महीने का पीरियड है भाई, जुलाई में भी कारोबार किया होगा, पैसे कमाए हैं, अगस्त में कमाए हैं, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, ये जो 7 मंथ्स का पीरियड है, व्हाट अबाउट दिस, इसकी इनकम का है, इसका टैक्स कहाँ है? ये जब हमने किया, ये जो गैप जनरेट हुआ है बेसिकली, इसको हम क्या कहेंगे, ये मेरा कहलाएगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इस 8 महीने का हम अलग से रिटर्न जमा करवाएंगे, अलग से इनकम कैलकुलेट करेंगे और इसके ऊपर हम अलग से क्या करेंगे, टैक्स जो है वो अपना पे कर रहे होंगे। अब देखिए ईयर एंड क्या है इसका, 29 फरवरी 2026। इसके बाद नेक्स्ट जून कब आ रहा है, 26 में ही आ रहा है, तो हम कह देंगे ये कौन सा है, टैक्स ईयर 26 जो है वो कहला रहा होगा। तो ये हैं हमारे पास 3 तरह के टैक्स ईयर जिनको हम क्या कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। एक है हमारे पास नॉर्मल टैक्स ईयर, एक है हमारे पास स्पेशल टैक्स ईयर और तीसरा है हमारे पास ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है, वो पीरियड जो 30 जून पे एंड होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल टैक्स ईयर कहेंगे। स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, जो अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या है, जब हम अपना टैक्स ईयर चेंज करेंगे उसकी वजह से जो गैप जनरेट हुआ होगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो है वो कह रहे होंगे। गॉट इट? इसमें कोई सवाल है तो बताएं। आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो सकता है वो एक तो ये टैक्स ईयर की डिनोशन कि भाई कौन सा टैक्स ईयर है बताएं, 26, 27, 28, ट्रांजिशनल है, स्पेशल है, नॉर्मल है, वो आपसे ये पूछ सकता है। तो दीज टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपको क्या हैं, एक्सपेक्टेड हैं इसमें से। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ टैक्स ईयर, कि जो टैक्स ईयर चेंज हो रहा है, भाई हम एग्जिस्टिंग करंट में थे, हम चले गए नॉर्मल पे, क्या तरीक़ेकार है? ऐसे ही सुबह उठे, मूड नहीं है, टैक्स ईयर चेंज कर लिया,
कल उठे फिर मूड स्विंग्स हुए, टैक्स फिर चेंज कर लिया, ऐसे होना चाहिए? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। एक पूरा मेथड, एक पूरा मैकेनिज़्म है जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेके चलेंगे, जिसको हम सीखेंगे, डैट इज़ चेंज इन टैक्स ईयर। कि ये टैक्स ईयर आपका चेंज किस तरह से होगा, क्या इसका प्रोसीजर है, क्या इसका मेथड है, वो हमने क्या करना है, यहाँ पर सीखना है। जब हम चेंज इन टैक्स ईयर की बात करते हैं ना, रिमेंबर याद रखिएगा, आप किसी भी नॉर्मल टैक्स ईयर से कहाँ जा सकते हैं, स्पेशल टैक्स ईयर में। आप किसी भी स्पेशल टैक्स ईयर से वापस कहाँ जा सकते हैं, नॉर्मल में। आप किसी भी एक स्पेशल टैक्स ईयर से किसी भी दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर में जा सकते हैं। ये सारी चेंजेस जो हैं वो आपको क्या हैं, अलाउ हैं। ये सारी चेंजेस जो हैं वो आपको अलाउ हैं। लेकिन क्या प्रोसेस है, ये टैक्स ईयर चेंज कैसे होगा? क्या आप सबसे पहले जो जिसने टैक्स ईयर चेंज करवाना है वो जाएगा, जाके अप्लाई करेगा, किसको, कमिश्नर को। अप्लाई का मतलब होता है एप्लीकेशन देगा, दरख्वास्त देगा कमिश्नर को, सर ये मैं अपना टैक्स ईयर जो है वो क्या करवाना चाहता हूँ, चेंज करवाना चाहता हूँ। जब ये अप्लाई करेगा ना कमिश्नर को, तो उसने अपनी कंपेलिंग नीड शो करनी है। क्या शो करनी है, कंपेलिंग नीड, कि उसको क्या ज़रूरत है टैक्स ईयर चेंज करवाने की। आप उसको बताएंगे कि सर मेरा हेड ऑफिस का टैक्स ईयर चेंज है, मेरा हेड ऑफिस का अकाउंटिंग ईयर मैच नहीं कर रहा, या मेरा सीजनल बिजनेसेस है। आप उसको कंपेलिंग नीड शो करेंगे, आप उसको बताएंगे भाई इसलिए मैं टैक्स ईयर चेंज कर पा रहा हूँ, कोई मेरे मूड स्विंग्स नहीं है। जब आप उसको कंपेलिंग नीड शो करेंगे, जब आप उसको दरख्वास्त दे देंगे, अब कहानी है कमिश्नर के पास। आपने दरख्वास्त दे दी, अब कहानी किसके पास आ गई है, कमिश्नर के पास। अब ये क्या कर सकता है, सबसे अच्छा सिनेरियो तो है आपने अप्लाई किया, कंपेलिंग नीड शो की, वो आपकी दरख्वास्त से सेटिस्फाई हो गया, वो क्या कर लेगा, वो आपकी दरख्वास्त जो है एक्सेप्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे एक्सेप्ट की, वो नोटिस ऑर्डर इशू कर देगा कि जी इस बंदे का टैक्स ईयर जो है वो आज से हमने चेंज कर दी है, उसका नया टैक्स ईयर वो वाला है, ये इसका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। वो तमाम कंसर्ट नोटिस ऑर्डर जो है वो पास कर देगा कि आज से इसका टैक्स ईयर जो है वो चेंज है, ये इसका ट्रांजिशनल बनता है, ये हमें ट्रांजिशन के रिटर्न भी जमा कराएगा, ये भी कर देगा। सबसे बेस्ट सिनेरियो है। सेकेंड सिनेरियो जो है ना, जो वर्स्ट है, आपने दरख्वास्त दी, वो क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। लेकिन रिजेक्शन ऐसे नहीं होती, चस्के लेके रिजेक्ट करता है वो। क्या है वो, ये नहीं कि आप दरख्वास्त दे के आए, पिछले कॉलर की पाइन कैंसिल हो गई, नहीं। वो क्या करेगा, जब उसने आपका टैक्स ईयर चेंज करने की दरख्वास्त दी, वो सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो प्रोवाइड करेगा। मतलब आपको नोटिस भेजेगा, सर आए, बैठें, साबित करें, हम आपकी दर्द बड़ी कहानी सुनने चाहते हैं। वो आएंगे, आप जाएंगे, बैठेंगे, बुलाएगा, सुनेगा। प्रॉपर सुनने के बाद ना कहेगा सॉरी, क्या कर दिया मैंने, रिजेक्ट। मतलब चस्के लेने, उसने ना सुन के रिजेक्ट करना था। क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा। अगर आप उसको सेटिस्फाई ना कर पाए तो वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। जब वो रिजेक्ट करेगा, आप इसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं, और अपील में जाएंगे आप किसके पास, हमेशा बोर्ड के पास जाएंगे, FBR के। और जो बोर्ड का फैसला होगा वो हतमी होगा, वो किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। ये चीज़ आपने याद रखनी है। कमिश्नर के पास एक और पावर है। क्या, अगर कमिश्नर ने ऑलरेडी आपका टैक्स ईयर चेंज किया हुआ था, मतलब उसने आपको ऑलरेडी जो है वो फैसिलिटेट किया हुआ था, आपने माजी में कहीं जाके अपने टैक्स ईयर चेंज करने की एप्लीकेशन दी थी, जो भी आपने अपने ग्राउंड्स वगैरह लिए थे, उसने उनकी बेसिस के ऊपर पास्ट में आपका टैक्स ईयर चेंज कर दिया। लेकिन अब कमिश्नर को लग रहा है यार आपने तो झूठ बोला था, या अब वो ग्राउंड्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, अब वो आपका नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं, अब आपका जो स्पेशल टैक्स ईयर है वो नहीं होना चाहिए। तो वो क्या कर सकता है, वो जो उसने आपको ऑलरेडी फैसिलिटेट किया हुआ है वो उसे क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। जो उसने माजी में आपका टैक्स ईयर चेंज किया था, वो जो उसने आपको फैसिलिटी दी थी, वो उसे क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। लेकिन ऐसे ही ख़त्म नहीं कर देगा कि जी हमें लग रहा है ख़त्म। वो फिर क्या करेगा, आपको नोटिस भेजेगा
आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा। आप आएंगे, आपकी बात सुनेगा, सुनने के बाद क्या करेगा, वो आपकी ये फैसिलिटी जो है वो विड्रॉ कर रहा होगा। तो डैट इज़ द प्रोसेस टू चेंज टैक्स ईयर। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ना नज़र आ रहे हैं, इन्हें एक दफ़ा रीड आउट कर लें। अब आप देखें ये क्रैम करने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी इसमें क्रैमिंग नहीं है। मैंने बुलेट्स में लिखा है समझाने की हद तक। आप इसी को अगर आप अपनी अंग्रेजी में लिखाएंगे यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स। लेकिन ये 3 नंबर का 2 नंबर का आपको सवाल आ सकता है, इसे रीड कर लें, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फिर हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं। शाबाश। ये जो कमिश्नर है वो मतलब पीसी किया हमारा मतलब अपने लाइफ वाला पीसी किया समझ नहीं मुझे। जो कमिश्नर है ना अपने लाइफ का मतलब जो इस आरटीओ जिस इलाके में है उसी जाएंगे आरटीओ में। हम जिस इलाके में फॉल कर रहे हैं उसी में जाएंगे ना। आप लाहौर में हैं, आप लाहौर में रजिस्टर्ड हैं तो आप लाहौर के आरटीओ पे जाएंगे, वो चेंज करेगा। ये नहीं आप लाहौर में पहुँचे इस्लामाबाद, ऐसा नहीं होता। जिस आरटीओ में आप रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे होते हैं। अगर आपने नोट करना है तो फ़्लो चार्ट नोट भी कर लें, सिर्फ फ़्लो चार्ट ही लिख लें, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे कि इस तरह से ये चीज़ें जो हैं इसमें आ रही होती हैं। नोट कर लें, फ़्लो चार्ट पर आगे चलते हैं।
चलें जी आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं अब क्या है। जैसे ये है, डिटर्मिन द टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड मेंशन बिलो। जैसे पहला शुरू हुआ 1 सितंबर 2022 से, ख़त्म हुआ 31 अगस्त 2023 को। पहली बात है स्पेशल टैक्स ईयर है। दूसरा कौन सा है? 2024, बिकॉज 23 के बाद अगला अगस्त 24 में आ रहा है। फिर है जी 1 जनवरी 2023 को शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2023 से ख़त्म हुआ, तो ये भी 24 ही बनता है, स्पेशल टैक्स ईयर है। फिर है 1 अप्रैल 23 को शुरू हुआ, 31 मार्च 24 से ख़त्म हुआ, तो मार्च 24 के बाद अगला जून भी 24 में आ रहा है, तो ये भी 24 ही है। फिर 1 मई 23 को शुरू हुआ और 30 अप्रैल 24 में ख़त्म हुआ, तो ये भी कौन सा है? सारी 24 हैं। और आखिरी भी क्या है हमारा? 24 ही कंसिडर हो रहा है। उसके बाद चलते हैं आगे। ये जो सारी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो हम सीखने लगे हैं कि इनकम किसकी कैलकुलेट करनी है, और हमें ये तो लग गया पता कि भाई 1 साल की इनकम हमने कैलकुलेट करनी है। साल में भी स्पेशल, में भी नॉर्मल, और जो बीच में चूंगा मिलेगा आपको दैट इज़ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, हमने उसको भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, ओके। अब द क्वेश्चन इज़ दैट कि किन की कैलकुलेट करनी है इनकम, कौन है? तो उसके लिए तो वर्ड इस्तेमाल होगा पर्सन का, कि ये सारा कुछ हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? ये सारा कुछ हमने पर्सन के लिए कैलकुलेट करना है। किसके लिए कैलकुलेट करना है? पर्सन के लिए जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब सवाल ये है कि सर पर्सन किसे कहते हैं? सवाल ये है कि पर्सन किसे कहते हैं, बिकॉज़ अगर आप उर्दू में बात करें तो पर्सन का मतलब क्या है? शख्स। क्या है? शख्स। यहाँ पे पर्सन किसे कहते हैं वो हमने क्या करना है, देखना है। बिकॉज़ जब हम टैक्स की बात करेंगे या लॉ की बात करेंगे तो शख्स एक्सप्लेन्ड है। अब जहाँ पे आप पर्सन की बात करेंगे तो वहाँ पे आएगा पर्सन में क्या कुछ शामिल है। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, इसमें आ जाएगा ही एंड शी, वुमेन नहीं कहना। उसके बाद इसमें आ जाएगा एओपी, जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स वगैरह। उसके बाद इसमें आ जाएगी आपके पास कंपनी, और इसके बाद आ जाएगी आपके पास गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट की बात करेंगे तो आपके पास फेडरल गवर्नमेंट आएगी। आप गवर्नमेंट की बात करेंगे आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट आएगी। आप गवर्नमेंट की बात करेंगे तो आपके पास फॉरेन गवर्नमेंट आएगी, या जो फॉरेन गवर्नमेंट की पॉलिटिकल सब डिवीज़न होगी, मतलब सियासी जमातें वगैरह, वो आएगी। जैसे एक यूएसए की गवर्नमेंट है ट्रम्प भाई की, और एक न्यूयॉर्क की लोकल गवर्नमेंट है हमदानी की, तो वो इसमें आ रही होगी। जो आपके पब्लिक इदारे होंगे जैसे यूएन हो गया, डब्ल्यूएच वगैरह हो गया, ये सारे आपके आ रहे होंगे। तो जहाँ पे भी पर्सन का वर्ड लिखा होगा ना, जहाँ पे भी पर्सन का वर्ड लिखा होगा तो पर्सन का मतलब कतअन शख्स नहीं है, ये सारा कुछ है। टैक्स में जहाँ पे भी पर्सन की बात हो रही है तो इसका मतलब इन सब की बात हो रही है। क्या? इन सब की बात हो रही है। लेकिन अगर टैक्स में कोई वर्ड लिखा हुआ है और लिखा है इंडिविजुअल, तो इसका मतलब ये सिर्फ किसकी बात हो रही है? इंडिविजुअल की। अगर टैक्स में कोई वर्ड लिखा हुआ है कंपनी, तो इसका मतलब सिर्फ किसकी बात हो रही है? कंपनी की बात हो रही है। अगर कहीं पे वर्ड लिखा हुआ है एओपी, तो किसकी बात हो रही है? एओपी की बात हो रही है। बट इफ़ अ वर्ड इज़ रिटन एज अ पर्सन, तो फिर किसकी बात हो रही है? फिर इन सब की कलेक्टिवली जो है वो क्या हो रही है? बात जो है वो हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एओपी की, एओपी किसे कहते हैं? एओपी इंक्लूड्स, एओपी में क्या कुछ शामिल होगा? अ फर्म, और ये फर्म वही है जो पार्टनरशिप फर्म होती है हमारी, जिसमें 2 या 1 मल्टीपल लोग अपने प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, वो इसमें आ रही होती है। उसके अलावा आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो इसमें आती है, बिकॉज जो हिंदू फैमिलीज होती हैं इनका फैमिली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये कंबाइंड फैमिली उन बिजनेसेस कर रहे होते हैं। एक इनका करता होता है, बाबूजी जो होते हैं वो करता होते हैं, वो बस बाबूजी फैसला करते हैं, बाकी सारे बेटे पोते मान रहे होते हैं वो धरता होते हैं, तो ये एक बड़ा ना सेंट्रलाइज निज़ाम चलाते हैं।
तो वो कहते नहीं हम तो फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, ना हम AOP है ना हम पार्टनरशिप है, लेकिन हम इनको लीगली क्या मानते हैं, फिर AOP मान रहे होते हैं। या कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी अदालती तौर के ऊपर इदारा क्रिएट हुआ है, वो भी आपकी AOP है। या कोई भी फॉरेन एसोसिएशन जो आपने गैर मुल्की इदारा क्रिएट किया है, वो भी आपकी क्या कहलाएगी, AOP ही कहला रही होगी, एक्सेप्ट कंपनी। इसमें जो चीज़ नहीं आएगी वो क्या है, कंपनी। कंपनी के अलावा जो भी है वो क्या है, आपका फर्म जो है वो AOP जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। कंपनी के अलावा जो भी है वो क्या कंसिडर हो रहा होगा, आपका AOP जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। तो व्हाट इज़ AOP? फॉर्म, हिंदू एडमिट फैमिली, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, या कोई भी फॉरेन एसोसिएशन जो किसी भी फॉरेन लॉ में क्रिएट हुई है एक्सेप्ट कंपनी। गॉट इट? ये क्रैम नहीं करनी, पर्सन को डेफिनेट क्रैम नहीं करनी, सारी ये क्या है आपकी रीड ओनली। और बोर्ड का मतलब FBR की बात हम कर रहे हैं। इसे देखने फिर आगे चलते हैं। बस हो गई। ये वो शेयर प्रॉफिट, शेयर प्रॉफिट में फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ, प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉस भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं और आप कारोबार क्यों करेंगे जब हमें लॉस शेयर करना है? या आप मेरे पास क्यों आएंगे? प्रॉफिट हो गया ना। तो होते हैं, लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। खुदा दा वास्ता यार, तेरी मम्मा जी जितनी तेरी अटैम्प्ट हो गई है ना, अच्छा शुक्र करना, फिर तो डबल पढ़ना चाहिए तुझे। बस वो कर दें, पढ़ा उसने किया अभी तक, सारा फ्लो ही तोड़ दिया। डीमोटिवेट, देखा ये इसके ऊपर मैं कल लेक्चर दे रहा था आप लोगों को कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन, अगर ये बाई डिसिप्लिन होता, ये इसने बोलना ही कुछ नहीं था, तो हमने आगे टपा देना था। अब इसने जो कहते बस कर दे, मेरी क्या होगी, सारी खत्म होगी मोटिवेशन, क्योंकि मैं क्या हो गया अब, डीमोटिवेट हो गया कि यार इसका समझ नहीं आनी इसको। नहीं, उसको आई कैप ने निकाल लेना, अभी तो हम नहीं निकाल सकते। देखिए कामयाबी का एक ही सूल है, दैट इज डिसिप्लिन। ठीक है, तो हम इसको फिर वाइंड अप करते हैं। कल हम यहाँ से शुरू करेंगे। कल हम देखेंगे कंपनी की टाइप्स, सोर्सेज ऑफ इनकम, और फिर परसों या मे बी कल या परसों तो फॉर श्योर है, अगर कल थोड़ी सी अपनी क्लास खींची तो कल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, अदरवाइज़ परसों ये लास्ट में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर हमारा। तो मिलते हैं।